हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने 5 टर्म्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड लोन, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ डेब्टर, फिफ्थ क्रेडिटर। आई होप कि आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। आज हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टर्म है एसेट्स। आज का हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? एसेट्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आई होप आपने बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली हो, बट फिर भी ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एसेट्स होते क्या हैं? पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एसेट्स होता क्या है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब एसेट्स होती हैं। नहीं बच्चों, हर सिचुएशन में ये एसेट नहीं होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा एसेट्स कौन सी चीज होती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल को मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताइएगा कि समझ में आया नहीं आया। एसेट्स, मान लीजिए बच्चों ये आप हो और एक आपकी ये बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है और इसके ओनर आप हो। ओनर कौन है? ओनर आप हो इस बिल्डिंग के। इस बिल्डिंग में आपने बहुत सारी शॉप्स बनाई हैं और वो सारी शॉप्स आपने रेंट पे दे रखी हैं। किस में दे रखी हैं? रेंट में दे रखी हैं। तो बच्चों, जब आपने शॉप्स रेंट पे दी तो आपको इससे बाद में क्या होगा? हर महीने में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। मतलब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरी तरफ आपके पास एक और बिल्डिंग है। ध्यान से देखिएगा, दूसरी तरफ आपके पास एक और बिल्डिंग है। इसके ओनर भी आप हैं, लेकिन इसमें आप अपनी फैमिली के साथ खुद रहते हो। इसमें आपकी फैमिली और आप खुद रहते हो। तो बच्चों, एसेट्स वो होती है, वो चीज होती है जिसके पास आपकी ओनरशिप हो। देखिए, एक ओनरशिप इस बिल्डिंग की भी है, इस बिल्डिंग भी की भी है, और दूसरा उससे आपको प्रॉफिट होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एसेट्स उसे बोलते हैं, एक तो जिसकी हमारे पास ओनरशिप हो, दूसरा उससे हमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। उसी को एसेट्स बोलते हैं। इधर वाले बिल्डिंग की ओनरशिप तो है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए ये एसेट नहीं है। बिजनेस की लैंग्वेज में एसेट्स उसे कहते हैं जो 2 टर्म्स को फॉलो करें, एक ओनरशिप एंड सेकंड प्रॉफिट। मींस एसेट्स वो है जो 2 कंडीशन फॉलो करे। एक उसकी हमारे पास होनी चाहिए ओनरशिप। क्या होनी चाहिए? ओनरशिप। दूसरा वो हमको क्या दे? प्रॉफिट दे। इस बिल्डिंग में भी हमारे पास ओनरशिप थी, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम इसे एसेट्स नहीं बोलेंगे। एसेट्स नहीं बोलेंगे। अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल, आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो जाए। जो एक आपका रेस्टोरेंट है और एक आपका होम है। ठीक है, आपने अपने रेस्टोरेंट के लिए भी एसी परचेज किया और अपने घर के लिए भी एसी परचेज किया। क्या परचेज किया? एसी परचेज किया। अब मुझे बताइए, आपके लिए एसेट्स कौन सा होगा? सिर्फ देखिएगा, 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक ओनरशिप और सेकंड प्रॉफिट। देखो, ओनरशिप तो दोनों एसी की है। ओनरशिप क्या है? दोनों एसी की। लेकिन कौन से एसी से आपको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा? ऑब्वियसली जो हमारा रेस्टोरेंट में। क्यों? इससे हमारे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास ज्यादा कस्टमर आने लगेंगे, जिससे मुझे अल्टीमेटली क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो एसेट्स वो होती है जो हमेशा 2 कंडीशन फॉलो करें। एक उसकी हमारे पास होनी चाहिए ओनरशिप, दूसरा उससे हमें होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्लियर है? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं। आप बुक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो लिखिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको समझ में आ रही है वो डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए। ठीक है? एसेट्स जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं वो है द प्रॉपर्टी
of any kind which provide enduring benefits, which provides enduring benefits to business over a period of time. प्लस उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी। अपने एग्जाम्पल में देखेंगे, पहले मेरे पास बिल्डिंग थी, फिर मेरे पास एसी था, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये मतलब नहीं, कोई भी हो, विच प्रोवाइड्स एंड्यूरिंग बेनिफिट्स, वो हमें क्या प्रोवाइड करने चाहिए, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स टू बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम तक, प्लस उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, उसी को हम एसेट बोलते हैं। क्लियर है। एसेट्स, अब बच्चों मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के टाइप भी होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स, स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एसेट, एसेट हमारे चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, चार टाइप के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट, फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट, और इसे नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स। सेकंड होता है बच्चों करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स। थर्ड है स्टूडेंट टेंजिबल एसेट, थर्ड है टेंजिबल एसेट्स। फोर्थ एंड लास्ट है इनटेंजिबल एसेट। फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट्स। तो टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ रहे हैं हम, उसमें फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट, जिसे हम नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं। सेकंड है करंट एसेट, थर्ड है टेंजिबल एसेट, फोर्थ है इंटेंजिबल एसेट। तो स्टूडेंट आप सब समझना कि एसेट्स होते क्या हैं बच्चे। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स हम उन चीजों को बोलते हैं, उन एसेट्स को बोलते हैं जो हमें बेनिफिट देती है मोर देन 1 ईयर्स। लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं। एसेट assets which provide benefits for a period of मोर देन 1 ईयर। बच्चों फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट्स वो होती है जो हमें बेनिफिट देती है मोर देन 1 ईयर, जो हमें 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट दे, वो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपने देखनी है वो एसेट्स जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो वो कौन से एसेट्स हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। सेकंड स्टूडेंट समझते हैं करंट एसेट्स। सेकंड समझते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स
वो एसेट होते हैं जो हमें प्रॉफिट देते हैं विद इन 1 ईयर। तो लिखिएगा एसेट्स विच प्रोवाइड benefit for a period of less than 1 year। लेस देन 1 ईयर। देखिए करंट एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? एसेट्स विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। वो एसेट जो हमें बेनिफिट प्रॉफिट तो देते हैं लेकिन कब तक? 1 साल से कम टाइम तक, फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर्स। इसके एग्जाम्पल लिखते हैं डेप्टर्स। बच्चों आपको पता है डेप्टर क्या है? डेप्टर जिनसे हमने पैसे लेने हैं, हम माना ये जाता है कि हम 1 साल से पहले पहले पैसे ले लेंगे। डेप्टर्स। स्टॉक। स्टूडेंट स्टॉक्स वो होता है जो लोग गोडाउन में स्टॉक करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसको भी लोग 1 साल से पहले पहले सेल कर देते हैं। कैश। बैंक बैलेंस। ये सब हम करंट एसेट्स मानते हैं। क्या मानते हैं? करंट एसेट्स मानते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स नेक्स्ट है हमारा। टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिन्हें हम फील और टच कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिन्हें हम फील और टच कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चों। Tangible assets are those assets which can be seen and touched, which can be seen and touched। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच। वो एसेट जिन्हें हम सीन देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग, हम उन्हें देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस। हाँ बच्चों, टेंजिबल एसेट्स फिक्स भी हो सकती हैं और करंट एसेट्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकती हैं। लेकिन हमें समझने का टेंजिबल एसेट्स क्या होती है जिन्हें हम फील और टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बच्चों वो होती है जिन्हें हम फील और टच नहीं कर सकते हैं। लिखिएगा इसकी डेफिनेशन। इंटेंजिबल एसेट्स intangible assets are those assets which do not have a physical existence, which do not have a physical existence, and thus which cannot be seen or felt, which cannot be seen or felt। Intangible assets are those assets which do not have a physical existence। इंटेंजिबल एसेट्स वो स्टूडेंट होती है स्टूडेंट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे हम टच करके नहीं बता सकते या फील नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिसे हम देख भी नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,
एक्सेट्रा। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स के। गुडविल क्या होती है मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। पेटेंट, पेटेंट मतलब होता है बच्चों, अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई नई चीज इन्वेंट की है, उसका राइट आपके पास ही होगा, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। ट्रेडमार्क, जैसे बच्चों ट्रेडमार्क होता है, रिवॉक का अपना साइन होता है, प्यूमा का अलग साइन होता है, उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डलते हैं, एक्सेट्रा। तो एक बार एसेट्स को पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। एसेट्स, एसेट्स वो होती हैं जिसकी एक हमारे पास ओनरशिप हो प्लस उससे हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया, एक तरफ बिल्डिंग है जिसका ओनर मैं भी हूं और उसको मैंने रेंट पे लगा रखा है, तो उससे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट। दूसरी तरफ की बिल्डिंग है, उसका ओनर तो मैं हूं लेकिन इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। स्टूडेंट यही एसेट है। अगर अदरवाइज एयर, एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन हम उसके ओनर नहीं है, तो वो एसेट नहीं है। सनलाइट, विटामिन डी मिलती है उससे हमें, हमें प्रॉफिट होता है लेकिन हम उसके ओनर नहीं है, तो हम उसके, तो वो हमारे लिए एसेट नहीं है। एसेट वही हो सकती है जिसकी हमारे पास ओनरशिप हो प्लस उससे हमें प्रॉफिट हो। मैंने डेफिनेशन लिखाई है एसेट्स की। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच प्रोवाइड एंड्योरिंग बेनिफिट्स टू बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लस ओनरशिप, उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास ओनरशिप होनी चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट कितने टाइप के होते हैं, एसेट्स आर 4 टाइप। कितने टाइप हैं एसेट्स के, 4 टाइप। फिक्स्ड एसेट, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होती है जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू मोर देन 1 ईयर होती है, जिसकी लाइफ क्या होती है, मोर देन 1 ईयर। देखिए लिखवाया भी है, एसेट्स विच प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो हमें बेनिफिट दें 1 साल से ज्यादा, उसके एग्जाम्पल गिवन है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर। फिर करंट एसेट्स, ऐसे एसेट जिन जो हमें बेनिफिट देते हैं लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले। डेप्टर, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस आर द एग्जाम्पल्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, वो उसे टेंजिबल एसेट बोलते हैं। वो फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं और करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, intangible assets are those assets which do not have a physical existence and thus which cannot be seen or felt. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमें बेनिफिट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखवाया गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स, आपको क्या पता है, अगर आपको कुछ पता होगा तो किसी ने आपको बोला होगा लाइबिलिटी इज ए लोन, लेकिन बच्चों इट्स रॉन्ग, लाइबिलिटी लोन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, लाइबिलिटी इज अ ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी इज ए ऑब्लिगेशन। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ऑब्लिगेशन मीन्स देनदारी, देनदारी। ध्यान से देखिएगा, आप एक कंपनी है, एक फर्म है, आपने एक बैंक से लोन लिया। आपने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया। मान लीजिए लोन लिया आपने 5 लाख रुपीज का। कितने रुपीस का लोन ले लिया आपने, 5 लाख रुपीज का। तो आप पे ऑब्लिगेशन है कि आप ये लोन रीपे करेंगे, करेंगे रीपे, दिस इज लाइबिलिटी। तो अब आप बोलेंगे सर आपने भी तो वही लोन का एग्जाम्पल दिया। अब देखना, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरी एक शॉप है और मैं अपनी शॉप में पिज्जा बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, पिज्जा। जो शॉप का नेम था, मैंने वो नेम रख लिया डोमिनोज, बिना डोमिनोज वालों से पूछे हुए। बिना किन से पूछे हुए, डोमिनोज वालों से। जैसे ही डोमिनोज वालों को पता चलेगा कि मेरे नेम से कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या केस कर देगा मुझमें, मेरे पे क्या फाइल कर देगा, केस फाइल कर देगा। और ये तो 100% ऑब्वियस है कि मैं केस हार जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो उनसे बिना पूछे नाम यूज कर रहा हूँ। तो मान लीजिए डोमिनोज वाले जैसी केस जीतने हैं, उनने मुझ पे पेनल्टी लगा दी 10 लाख की। क्या लगा दी, पेनल्टी लगा दी मेरे पे, कितने की,
10 लाख की। बच्चों बताओ, अब मेरे को ये 10 लाख रुपए डोमिनोज वालों को पे करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा ऑब्लिगेशन है। दिस इज लायबिलिटी। लायबिलिटी वो है जो हमने पे करनी है, वेदर इट इज अ लोन, वेदर इट इज ए पेनल्टी, वेदर अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, कोई भी वो चीज जो हमने पे करनी है किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। लोन इज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी। लोन क्या है? लायबिलिटी का एक पार्ट है। आप लेकिन लायबिलिटी को लोन नहीं बोल सकते, वो मैंने आपको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। क्लियर है? लायबिलिटी हर वो चीज जो हमने पे करनी है नियर फ्यूचर में, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में फर्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो हमने 1 साल के बाद पे करनी होती है। कॉमन एग्जांपल है इसका लोन। लोन कभी भी कोई 1 साल के लिए नहीं लेता, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए जाता है। इसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज पेबल विद इन 1 ईयर। पेबल विद इन 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे की जाती है। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे क्रेडिटर। एग्जाम्पल क्रेडिटर, जिसको हमने पेमेंट देनी है, हमें माना जाता है कि 1 साल से पहले पहले उसको वो पेमेंट दे देंगे। इंटरनल लायबिलिटी। स्टूडेंट, इंटरनल लायबिलिटी होता है ओनर्स फंड। कौन सा फंड? ओनर्स फंड, जो ओनर इन्वेस्ट करता है। और ओनर क्या इन्वेस्ट करता है बिजनेस में? कैपिटल। क्या इन्वेस्ट करना है? कैपिटल। तो इंटरनल लायबिलिटी होती है ओनर्स फंड, एग्जाम्पल के लिए कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है स्टूडेंट आउटसाइडर फंड। आउटसाइडर फंड, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था एग्जाम्पल देने के लिए, लोन। तो बच्चों ये थे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती हैं जो हमने 1 साल के बाद पे करनी होती है। करंट लायबिलिटी वो होती हैं जो पेबल विद इन ए 1 ईयर। इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो ओनर फंड होती है। ओनर का फंड क्या होता है? कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइडर फंड, लोन। तो सो एक बार रिवाइज करते हैं। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन है जो हमने पे करनी ही करनी है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो वो हमने पे करना है, किसी से पेनल्टी लगा दी वो करना है, क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं तो देने ही है। लायबिलिटी कितने टाइप की होती है? लायबिलिटी 4 टाइप की होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 टर्म सीख लिए हैं। एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। हमने एसेट पढ़ लिया क्या होता है, हमने कैपिटल पढ़ ली क्या होती है, हमने लायबिलिटी पढ़ लिया क्या होता है। बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक फॉर्मूला ड्राइव होता है जिस क्या होता है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस फॉर्मूले को बोला जाता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप बोलेंगे एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर इसका फायदा क्या है? बच्चों इसका फायदा ये है, मैथमेटिकली ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिकली अगर हमें कोई भी दो चीज की वैल्यू पता है, मान लीजिए हमें एसेट गिवन है 10 लाख। एसेट कितना गिवन है? 10 लाख। एंड कैपिटल गिवन है हमें
6 लाख, और हमें लायबिलिटी फाइंड आउट करना है एक्स, तो हम कर सकते हैं मैथमेटिकली। एक्स लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 10 लाख माइनस 6 लाख, एंड एक्स की वैल्यू आ गई 4 लाख। इट मीन्स हमारी लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें हेल्प करता है कि अगर हमें कोई भी इन तीनों में से दो चीज की वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड चीज की वैल्यू निकाल लें। ऐसे ही आपको इस एग्जांपल में मेरे को एसेट्स और कैपिटल की वैल्यू गिवन थी, मे बी नेक्स्ट में कैपिटल प्लस लायबिलिटी की गिवन हो तो हम एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे, एसेट और लायबिलिटी की गिवन हो तो हम ऐसे ही क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैपिटल कर लेंगे। तो ये यहां से हमारा ये था थर्ड चीज हमने क्या समझ ली, व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसे हम मैथमेटिकली अगर हमें कोई भी दो चीज की वैल्यू पता हो तो उससे हम क्या कर लेते हैं, थर्ड चीज की वैल्यू पता कर लेते हैं। स्टूडेंट फोर्थ टर्म, स्टूडेंट फोर्थ टर्म है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए दोनों के साथ रिसिप्ट वर्ड लगा है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी। रिसिप्ट मतलब होता है इनकम, रिसिप्ट मीन्स क्या होता है, इनकम, अर्निंग, कहां से हम अर्न कर रहे हैं, कहां से हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। दोनों का मतलब सेम है। इनकम, अर्निंग। अब सिर्फ हमने ये समझना है कैपिटल क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, क्योंकि रिसिप्ट मतलब तो हमें पता चल गया कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हैं। तो कैपिटल नेचर की कौन सी इनकम होती है और रेवेन्यू नेचर की कौन सी इनकम होती है वो समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जब भी हम अपने फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से देखिएगा, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, जब भी हम अपने फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, जब भी हम अपने फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं उससे जो भी अर्निंग होती है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जो फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको समझाया था, ऐसी एसेट जो हमें बेनिफिट देती हैं मोर देन 1 ईयर्स। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जब भी ऐसी चीजों को सेल करेंगे और उससे हमें जो भी अर्निंग होगी उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी हम अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, मैं समझाता हूं कैसे। मान लीजिए मेरी एक ये फैक्ट्री है और इसमें मैं बिस्किट्स बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, बिस्किट्स बनाता हूँ। जो भी मैं फैक्ट्री में बिस्किट्स बना रहा हूँ इसको जो भी सेल करूंगा या उसी को बोला जाता है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मेरी फैक्ट्री के लिए नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बिस्किट्स को प्रोड्यूस करना, सेल करना। जो भी मैं अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से प्रोड्यूस की हुई चीज को सेल करूंगा उससे मुझे जो भी अर्निंग होगी उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो भी हम अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, बिस्किट प्रोड्यूस करना, सेल करना। जैसे ही मैं प्रोड्यूस करूंगा उसे सेल करूंगा तो कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, जो भी अर्निंग होगी उसे बोलूंगा मैं रेवेन्यू रिसिप्ट। दोनों चीज क्लियर होगी। इसकी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट वेर वी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट।
कैपिटल रिसिव्ड is that receipt which we earn from the sale of fixed assets और इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, वही लिखा है मैंने, कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट विच वी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट is that receipt which we earn from the sale of normal business activity। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में डिफरेंस फाइंड आउट करने में कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर दोनों और एक्सपेंसेस दोनों का मीन्स तो अगर आप हिंदी में करें तो खर्चा आएगा। किसी भी चीज में क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्चा होता है और एक्सपेंसेस मतलब भी खर्चा होता है। अब दोनों को डिफरेंशिएट करें, कैसे करेंगे कि कौन सा खर्चा कौन सा वाला है। एक्सपेंसेस अगर आपको पता करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस है, तो देखिएगा वो खर्चे जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। वो खर्चे जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। और एक्सपेंडिचर आपने गेस करना है कौन से हैं, वो एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। क्या बोला मैंने, अगर आपने पता करना है कि एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो एक्सपेंसेस वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर के लिए किए जाते हैं, और एक्सपेंडिचर क्या है, जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आप लोग खुद बताइएगा, मैंने बिल्डिंग परचेज की। क्या परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, खर्चा हुआ मेरा। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये एक्सपेंसेस वाला खर्चा है या एक्सपेंडिचर वाला खर्चा है। तो बताइए बच्चों, बिल्डिंग का खर्चा मोर देन 1 ईयर के लिए होता है या लेस देन 1 ईयर के लिए होता है? सब मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारी 100 ईयर्स तक चलती है। तो ये वाला खर्चा हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। ये वाला खर्चा हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर। क्या है, एक्सपेंडिचर। कैसे पता चला, आपने टाइम से डिनोट किया कि बिल्डिंग की लाइफ मोर देन 1 ईयर है या लेस देन 1 ईयर है। अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट
एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया। अब बताइए ये एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस तो बार बार होंगे, जितनी बार हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तब, तो ये हमारा एक्सपेंसेस होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंसेस। ऐसे ही क्वेश्चन आता है सैलरी, सैलरी इज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। तो बताइए बच्चों, सैलरी आपके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंसेस है? बस ये देखिए, सैलरी की लाइफ लेस देन 1 ईयर होती, मोर देन लेस देन 1 ईयर होती है सर, क्योंकि सैलरी तो हम एवरी मंथ देते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया। तो मुझे बताइए, फर्नीचर इज ए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर? सर फर्नीचर इज ए एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर है। तो बच्चों यहां से क्या पता चला? एक्सपेंडिचर, अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, क्या कोई भी अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो हमारे नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी और एक्सपेंसेस सेम सेम ही होते हैं। क्या होते हैं? सेम सेम ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आओगे। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं और मोस्टली फिक्स्ड एसेट नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? फिक्स्ड। एक्सपेंसेस जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, वो सब हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। लेबर्स पेमेंट, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब क्या है? हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जो कि रिकरिंग नेचर में है। क्या है? रिकरिंग नेचर में है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट, अब पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ब्रॉडली स्पीकिंग तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? 3 टाइप के। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, and third one is deferred. Revenue expenditure. कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड नेचर के, फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? फिक्स्ड नेचर के। जब भी हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं, जब भी हम कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्योंकि अगर एग्जांपल लूं फिक्स्ड एसेट के, तो होते हैं बिल्डिंग, फर्नीचर, और मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बोले थे। एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कहा आर सेम लाइक एक्सपेंसेस, सेम लाइक एक्सपेंसेस, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरी होते हैं। जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फ्यूल परचेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये सब हमारे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किस नेचर के होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं जो हमें। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेक्स्ट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट, ध्यान से देखिएगा, जिसका बेनिफिट हमें धीरे धीरे मिलता है। कैसे मिलता है? जिसका बेनिफिट हमें धीरे धीरे मिलता है, एक साथ आप नहीं कह सकते हो कि हमें इसका एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, हम अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टीवी में प्रमोशंस एड्स देते हैं, टीवी में देते हैं, न्यूज़पेपर्स में देते हैं।
इसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एडवर्टाइजमेंट करने में खर्चा होता है, उसका जो बेनिफिट होता है वो हमें धीरे धीरे मिलता है। तो इस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम एक साल से ज्यादा के लिए करते हैं, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से समझना है कौन एक्सपेंडिचर है कौन एक्सपेंसेस है। तो बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बार बार है, आज कर रहे हैं तो कल भी करने पड़ेंगे, परसों भी। सैलरी मंथली देनी पड़ती है। फर्नीचर एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। Types of expenditure, there are three types of expenditure: capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure फिक्स नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। इसमें क्या परचेज करते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम लाइक एक्सपेंसेस, जो हमें अपने बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज को करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट मुझे धीरे धीरे मिलता है। एग्जाम्पल मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट, जो हम टीवी न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं उसके लिए जो भी खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट हमें धीरे धीरे मिलता है। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल। अब मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।